क्लास 12 का हिंदी आरओ जो पाठ्य पुस्तक है उसका थर्ड चैप्टर जो रचित है कुंवर नारायण द्वारा। इन्होंने इस पाठ में दो कविताएं लिखी है। तो पहली कविता है इनकी कविता के बहाने, अर्थात इन्होंने जो है कविता की तुलना फर्स्ट पैराग्राफ में चिड़िया से की है, दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने कविता की तुलना जो है वो एक फूल से की है, और तीसरे पैराग्राफ में इन्होंने जो कविता की तुलना की है वो एक छोटे बच्चे से की है। किस प्रकार से बच्चे खेल खेलते हैं उसी प्रकार से इन्होंने कविता की तुलना की है। तो पढ़ते हैं। लेखक कह रहा है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, अर्थात जो है कविता का अस्तित्व एक उड़ान है जिसका सहारा एक चिड़िया की उड़ान को बनाया गया है। तो लेखक ये कह रहा है कविता का अस्तित्व किसकी तरह है, एक चिड़िया की तरह। जिस प्रकार से चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है उसी प्रकार से कविता भी जो है अपने विचारों को लेकर के उड़ती रहती है, हर एक मनुष्य तक पहुंचती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कि कविता की जो उड़ान है वो एक चिड़िया नहीं समझ सकती। बाहर भीतर, ये चिड़िया जो है घर के बाहर से भीतर तक उड़ सकती है, अंदर उड़ सकती है, बाहर उड़ सकती है, इस घर उस घर, एक घर से दूसरे घर तक भी जा सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, अर्थात कविता के पंख लगाकर उड़ने का जो अर्थ होता है, कविता के पंख लगाकर उड़ने का क्या अर्थ होता है, यह जो है यह एक चिड़िया नहीं जान सकती। क्योंकि चिड़िया एक निश्चित सीमा तक उड़ सकती है, परंतु जो कविता है वो असीमित कवि की कल्पना होती है। यानी कवि जो है अपनी कल्पनाओं के दम पर संसार के किसी भी कोने तक जा सकता है या अपने विचारों को पहुंचा सकता है जन जन तक। चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया इस बात को नहीं समझ सकती। नेक्स्ट पैराग्राफ, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब दूसरे इसमें जो है लेखक जो है कविता की तुलना एक फूल से खिल रहे हैं, फूल से कर रहे हैं कि कविता का अस्तित्व फूलों के खिलने जैसा है जिसका माध्यम फूल को बनाया गया है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब फूल भला कविता के खिलने के मर्म को कैसे जान सकता है, क्योंकि फूल जो है ना, पुष्प जो है एक निश्चित समय के बाद खिलता है, निश्चित समय तक ही अपनी सुगंध को बिखेरता है, परंतु कविता जो है वो तो अनंत तक अपने सुगंध अपने विचारों को संसार के लोगों में फैलाती है। बाहर भीतर, यानी कि फूल बाहर और भीतर खिलकर खुशबू देते हैं, इस घर उस घर, वे एक घर से दूसरे घर तक अपनी सुगंध को फैलाते हैं। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, अर्थात बिना मुरझाए महकते रहने का क्या अर्थ होता है वह फूल नहीं जान सकता। क्योंकि कविता कैसी होती है, कविता क्षण के थोड़े क्षण के लिए नहीं होती है, कविता होती है अमर। अर्थात एक बार लेखक ने कविता लिख दी तो उसके जो मनोभाव हैं जब तक कविता रहेगी तब तक उसके मनोभाव लोगों के मन में जिंदा रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है। नेक्स्ट है, कविता एक उड़ान है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कि अब तीसरे पैराग्राफ में जो है कवि किसकी तुलना कर रहे हैं, कविता की तुलना कर रहे हैं एक बच्चे से, कि कविता का अस्तित्व बच्चों के खेलने जैसा भी है जिसका माध्यम बच्चों के खेल को बनाया गया है। बाहर भीतर, अब बच्चे कहाँ खेलते हैं, बच्चे घर के अंदर भी खेलते हैं, घर के बाहर भी खेलते हैं। यह घर वह घर, बच्चे प्रत्येक घर में जाते हैं, चाहे भले आपका पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो, परंतु बच्चे वहाँ भी पहुँच जाएंगे खेलने के लिए। तो बच्चों में जो ईर्ष्या द्वेष की भावना, जलन की भावना, अपने पराये की भावना नहीं होती है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, अर्थात बच्चा ही समझ सकता है कि सारे घरों को एक कर देने का क्या अर्थ होता है। अर्थात समानता की जो भावना है, प्रेम की जो भावना है, वह कौन समझ सकता है, एक बच्चा ही समझ सकता है। उसी प्रकार से कविता में भी ये भाव होते हैं। अर्थात लेखक ने अपने जो कविता है इसकी तुलना की है फर्स्ट पार्ट में चिड़िया से, सेकंड पार्ट में की है उसने पुष्प से, और थर्ड पार्ट में की है उसने एक छोटे बच्चे के खेल से। बात करते हैं अब नेक्स्ट कविता की। लेखक ने एक कविता और लिखी है बात सीधी थी पर, अर्थात कि सीधी बात को भी है जो है कई सारे लेखक होते हैं जो क्लिष्ट शब्दों का, कठिन शब्दों का प्रयोग अपने रचनाओं में करते हैं। इसलिए जो कविता का मूल तथ्य है, मूल भाव है, जो लेखक आम लोगों को समझाना चाह रहा है तो वह आम लोगों के ही समझ में कभी कभार नहीं आ पाता। ठीक है, इसी बात पर ये कविता लिखी गई है। पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जड़ा टेढ़ी फंस गई। कवि कहते हैं कि जो विचार या बात वह कहना चाहते थे वह सीधी और स्पष्ट थी, बिल्कुल सिंपल बात थी, लेकिन जब उन्होंने उसे अभिव्यक्त करने के लिए भाषा के फेरबदल और दिखावटी शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि उन्होंने ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग कर लिया अपनी रचना में, तो वह सीधी बात भी उसी भाषा के जाल में उलझकर कैसी हो गई, मुश्किल हो गई। तो जो सीधी सीधी समझ में आ रही थी परंतु वह ऐसी क्लिष्ट हो गई कि अब वह समझ में नहीं आ पा रही है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा। अब लेखक क्या प्रयास कर रहे हैं कि अपनी भाषा को, अपने जो कविता है उसको वापस ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस बात को वापस उसकी सरलता में लाने या उसे ठीक करने के प्रयास में उन्होंने क्या किया, मैंने भाषा के, यानी कि लेखक ने भाषा के शब्दों को और वाक्यों को बदला, उनमें फेरबदल किया, उनको घुमाया पलटा, तोड़ा मरोड़ा। अर्थात जैसे कोई चीज़ ठीक ना हो तो उसे खींचकर मोड़कर ठीक करने की कोशिश करते हैं हम, तो ऐसे उन्होंने भी जो शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, तरह तरह के अलंकार और शैलियाँ उन्होंने अपनाई, परंतु कि बात या तो बने कि ताकि या तो बात सही रूप में सामने आ जाए या फिर भाषा से बाहर आ जाए।
या फिर वह उस जटिल भाषा के जाल से मुक्त हो जाए, सरल बन जाए, मतलब ठीक है ना, कैसी बन जाए, सरल, ताकि आम लोगों के तक पहुँच बन जाए, आम लोग भी इसे समझ पाएँ। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ पर हुआ ये कि इन सब के कारण भाषा और उलझती गई, बात और भी पेचीदा होती चली गई, यानी कि बात और भी उलझती, टेढ़ी हो गई, जटिल हो गई। नेक्स्ट लाइन है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना कवि ने इस समस्या को शांति और धैर्य से समझने का प्रयास नहीं किया कि बात क्यों उलझ रही है। मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरफ कसता चला जा रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि वह बात को सुलझाने के बजाय जैसे पेंच को सही खांचे में डालने की जगह उसे ज़बरदस्ती कस रहे हूँ, ऐसा लग रहा था, गलत दिशा में, ठीक है। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। अब लेखक ऐसा क्यों कर रहा था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके इस भाषाई खेल, शब्दों की जो कलाबाजियाँ कर रहे थे लेखक, अलग अलग प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था, उन्हें लोगों की प्रशंसा की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। क्योंकि जनरली लेखक ऐसे शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि पढ़ने वाला ऐसे शब्दों का प्रयोग देख करके ऐसा उसको लगे कि लेखक जो है अतिरिक्त शब्दों का जानकार है, यानी कि उसकी तारीफ करेंगे, तो ऐसा उसको कुछ लग रहा था, इसलिए लेखक इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपने लेखन में कर रहा है कि दर्शक जो है या पाठक जो है, श्रोता जो हैं, उनके मुश्किल शब्दों और जटिल भाषा पर तारीफ कर रहे होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब क्या डर था लेखक को, कि अंत में वही हुआ जिसका कवि को डर था, बात की सहजता नष्ट हो गई, यानी कि सिंप्लिसिटी जो बात की थी वो कैसी हो गई, नष्ट हो गई, जोर जबरदस्ती से, कि बहुत अधिक प्रयास और ज़बरदस्ती करने के कारण बात की चूड़ी मर गई। अर्थात जिस प्रकार से पेंच को आप ज़बरदस्ती ठोक रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये जो धारियाँ हैं ना, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इसकी समाप्त हो जाएगी। तो बात की चूड़ी मर गई का मतलब बात का जो प्रभाव और उसकी ताकत थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त ही हो गई, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, और बात जो है अब अर्थहीन होकर केवल भाषा के शब्दों के बिना किसी प्रभाव की घूम रही, मतलब भाषा में, कविता में कोई प्रभाव ही नहीं रह गया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। थक हार कर कवि ने उस बात को जहाँ वह थी वहीं कील की तरह स्थापित कर दिया, यानी अधूरा ही छोड़ दिया, मतलब जबरन उसको खत्म कर दिया। मतलब लेखक परेशान हो गया, परंतु जो कविता का मूल भाव था वह स्पष्ट नहीं हो पाया, इसने लेखक को इस मैटर को यहीं बंद कर दिया। अब आगे लेखक कह रहा है, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। अर्थात हालांकि ये जो कविता थी, ये रचना थी, यह बात बाहर से तो ठीक ठाक लग रही थी, परंतु उसके भीतर न उसमें कसाव था न गहराई थी। क्योंकि ये लेखक ने क्या करा, पेंच को कील की तरह ठोक दिया। अब पेंच को तो कसा जाता है, और पेंच को जब कसते हैं तो वह अंदर से बिल्कुल ताकतवर रहता है, टाइट रहता है, परंतु जब कील को ठोकते हैं तो वह कील ढीली हो जाती है। तो उसी प्रकार से बाहर से देखने में तो अच्छी लग रही थी, परंतु अंदर से क्या थी, उसमें कसावट कम थी। अर्थात उसी प्रकार से जो कविता थी वो बाहर से तो अच्छी लग रही थी, शब्दों से तो अच्छी लग रही थी, परंतु अंदर जो उसका मूल भाव था वही लोगों के समझ में नहीं आ पा रहा है। इसलिए अंदर से कैसी ये कविता उस कील की तरह ढीली है, उसमें कोई ताकत नहीं है। और कवि आगे कह रहा है, मानो बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, कि वह सीधी बात जो पहले एक शरारती बच्चे की तरह चंचल थी और कवि के पास आने को तैयार नहीं थी, अब मानो कवि को परेशान कर रही है, मुझसे खेल रही है। मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अब कवि बोल रहा है कि मानो कवि को परेशान कर रही थी, और कवि से जब कवि ने हार मान ली और अपना माथा पहुँचा, तो उस बात ने मानो कवि से पूछा, कौन सी बात ने, जो कविता का मूल भाव था, उस बात ने, जो बात निकल नहीं पा रही थी, उस बात ने कवि से पूछा कि क्या तुमने अपनी बात को कहने के लिए सरल और सहज भाषा को सही और आरामदायक तरीके से प्रयोग करना कभी नहीं सीखा। क्या तुमने ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कभी नहीं सीखा जिससे आम लोगों तक भी जो है तुम्हारी पहुंच बन सके, आम लोगों को भी तुम्हारी भाषा का मूल भाव स्पष्ट हो सके। तो इस प्रकार से लेखक ने जो है कितने 2 कविताएं इस पाठ के अंदर लिखी हैं। चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि एक कर देने के माने क्या है। बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा, अपने परायों का भेद भूल जाते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह बिना विचारे दौड़ते रहते हैं, उन्हें किसी के रोक टोक की चिंता नहीं होती है। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, उसे किसी का भय नहीं रहता, कलम को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। अतः कवि को कविता करते वक्त अपने पराये या वर्ग विशेष का भेदभाव बंधन भूलकर लोकहित में कविता लिखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो पढ़ते हैं, पंछी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती है, दोनों का लक्ष्य ऊंचाई मापना होता है। कविता में कवि की कल्पना की उड़ान होती है जिसकी सीमा कैसी होती है, अनंत, इसलिए कहा गया है, परंतु जो है
जो चिड़िया की कल्पना है, चिड़िया की जो उड़ान है, पंछी की जो उड़ान है, वो तो एक निश्चित सीमा तक ही होती है। तो इसलिए कहा गया है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कि जहाँ सूरज की किरणें तक नहीं पहुँच सकती वहाँ कवि की उड़ान पहुँच सकती है, कवि की रचनाएं पहुँच सकती है। जिस प्रकार फूल खिलकर अपने सुगंध एवं सौंदर्य से लोगों को आनंद प्रदान करता है, नव जीवन देता है, उसी प्रकार कविता भी सदैव खिली रहकर लोगों को भावों विचारों का सरस रसपान कराती है, पाठकों में नवीन स्फूर्ति एवं ऊर्जा का संचार करती है। नेक्स्ट है कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, कि लेखक ने दोनों की तुलना की है तो क्या कारण से की है। कविता और बच्चे दोनों अपने स्वभाव का वश खेलते हैं, खेल खेल में वे अपनी सीमा अपने पराये का भेदभाव भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक शरारती बच्चा किसी की पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार कविता में उलझा दी गई बात तमाम कोशिशों के बावजूद समझने के योग्य नहीं रह जाती, चाहे उसके लिए कितने ही प्रयास किए जाएं। वह एक शरारती बच्चे की तरह हाथों से फिसल जाती है। प्रेम युक्त आचरण एवं शब्दों से बिगड़ी बात बनाई भी जा सकती है। क्वेश्चन है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के क्या मायने हैं। यहाँ पर जो है कविता ने पुष्प से अपनी कविता की तुलना की थी। कविता कालजयी होती है, इसका मूल्य शाश्वत होता है। ये जब भी पढ़ी जाती है तब पाठकों को आनंद ही देती है। जैसे सदियों पूर्व लिखा गया सुर तुलसी का काव्य आज भी उतना ही आनंद देता है जितना अपने समय में देता था। जबकि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं और शोभाहीन होकर अपनी सुंदरता एवं अस्तित्व को खो देते हैं, तो ऐसा कविता में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। कि भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है सीधी सरल सटीक भाषा का प्रयोग करने से है। भाव के अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग करने वाले लोग ही भाषा के धनी माने जाते हैं, बातों के धनी माने जाते हैं। मतलब लेखक को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो आम लोगों की पहुंच तक हो, आम लोगों को समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, ऐसा कैसे। तो बात और भाषा दोनों परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी कवि लेखक आदि अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से बताने के लिए अपनी भाषा को ज़्यादा ही अलंकृत बना देते हैं। मतलब ऐसे शब्दों का चयन कर लेते हैं, ऐसे शब्दों में उलझ जाते हैं जिससे उसका मर्म नष्ट हो जाता है। भाषा के चक्कर में वे अपनी मूल बात को प्रकट नहीं कर पाते, श्रोता या पाठक उनके शब्द जाल में उलझ कर रह जाते हैं और सीधी बात भी कैसी हो जाती है, टेढ़ी। तो जो बिल्कुल सिंपल बात थी वह भी किस प्रकार लगती है, टेढ़ी बात। टेढ़ी बात कैसे लगती है मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से बताने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको किसी से पानी मांगना है तो आप सीधे कहेंगे पानी मांगिए, कि मुझे पानी पिला दीजिए। या फिर आप ऐसे कर दें, अगर मान लो उस बात को, क्या आप मेरे कंठ को तरलता प्रदान करने हेतु जलीय पदार्थ का प्रबंध कर सकते हैं। तो बताइए ये बात कितनी टेढ़ी हो जाएगी, सामने वाले को हो सकता है एक बार में समझ भी ना आए। तो इसलिए लेखक भी जो है कभी कभार लोगों की प्रशंसा पाने के लिए अपनी कविता को प्रभावपूर्ण दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का चयन कर लेते हैं जिससे सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आती और सीधी सीधी बात जो है वो स्पष्ट ही नहीं हो पाती। इस प्रकार से लेखक ने इसमें दो कविताओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। एक में उन्होंने कविता की तुलना चिड़िया, पुष्प और बच्चे से की है और दूसरे में बात को कि कविता में कभी कभार सीधी बात को भी कठिन बना दिया जाता है। तो और संबंधित क्वेश्चन आंसर को हमने देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।